साल 2009 अमेरिका के जॉर्जिया इलाके में कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायतें मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा आपकी बैंक में अकाउंट है और हमारे पैसे अकाउंट से खाली हो रहे हैं, लेकिन हमने तो निकाले नहीं। कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशन जो पैसों का लेन देन करते हैं, उनके साथ भी यही हो रहा था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने कंप्लेन लिखाई। अब वहाँ की पुलिस और FBI को जांच दी गई कि ये हो क्या रहा है और आखिर लोगों के पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ऐसी शिकायतों के अंबार लग गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंसार और आप सबका स्वागत है क्राइम स्टोर के इस चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे हैकर की कहानी है जो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो और वो वहीं बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक दूसरे शख्स को मिनटों में कंगाल बना सकता है। आज मैं जिस हैकर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको FBI ने दुनिया के टॉप 10 हैकर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा था। इसके कई नाम हैं और इसका एक नाम है हैप्पी हैकर। हैप्पी हैकर इसलिए क्योंकि आप इसकी जितनी भी तस्वीरें देखेंगे, हर तस्वीर में ये आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा, इसलिए मीडिया ने इसका नाम हैप्पी हैकर रखा है। 5 साल तक FBI, अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इसकी तलाश में रही। इंटरपोल की पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस जिसके साथ जुड़ी हुई होती है, वो इसकी तलाश में रही। लेकिन ये 5 साल तक सबको चकमा देता रहा और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तब जाकर कहीं ये पकड़ा गया। और उस पकड़े जाने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि इस हैकर ने 16 मिलियन कंप्यूटर को हैक कर लिया था सिर्फ 3 साल के अरसे में। अब जो इन 16 मिलियन कंप्यूटर को हैक किया, इन तमाम लोगों को हैक करने के बाद इनकी हर चीज़, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो या पैसे हो, उन सारी चीज़ों पर अब उस शख्स का कंट्रोल था जिसने इसे हैक किया था। करीब $4 बिलियन इन 3 सालों में 2009 से 2012 के बीच में इस हैप्पी हैकर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लोगों के लूटे $4 बिलियन और उसमें से ज़्यादातर 99% केस वो अमेरिका के थे और अमेरिका में रहने वाले लोगों के थे। तो इसके निशाने पर सबसे ज़्यादा अमेरिका था, इसीलिए FBI की टीम परेशान थी इसको पकड़ने के लिए। कौन है ये? FBI की टीम लगी रही 1-2 सालों तक इसके बारे में पता करने के लिए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये कौन है और कहां से बैठकर ऑपरेट करता है। FBI ने 3 सालों तक पूरी जान लगा दी इसके पीछे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। लेकिन फिर आखिर में उनकी मेहनत रंग लाती है और FBI के एक एजेंट को एक इनपुट मिलता है कि अल्जीरिया में एक शख्स है और उस शख्स का नाम है हमजा बेंदलाज। हमजा बेंदलाज एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उम्र उसकी उस वक्त थी सिर्फ 20 साल। तो अब FBI को बाकी एजेंसियों के द्वारा कुछ इनपुट मिलते हैं कि हमजा का कहीं ना कहीं इन धोखाधड़ी और इन कंप्यूटर्स को हैक करके सारे लोगों के पैसे लूटने में हाथ है। अब FBI ने अपने एक एजेंट को इसके पीछे लगाया। एजेंट महीनों तक भटकता रहा और फिर उस एजेंट ने अल्जीरिया में जाकर अपना एक नेटवर्क बनाया और हमजा के इर्द गिर्द अपने मुखबिरों का एक जाल बिछाया। और इसके बाद कई महीनों की मेहनत के बाद वो हमजा के पास पहुंचा। हमजा से मिलने पर उसने कहा कि वो भी एक हैकर है, लोगों के पैसों को उड़ाने में उसे भी बहुत मज़ा आता है। फिर उसने हमजा से कहा कि उसे उसके साथ मिलकर काम करना है और बड़े पैमाने पर बैंकों को लूटना है। तब एक सॉफ्टवेयर आया था, खासकर डार्क नेट पर, और क्रिमिनल्स के बीच काफ़ी पॉपुलर था। उसका नाम था स्पाई आई। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने और इसका इस्तेमाल कर 16 मिलियन कंप्यूटर को हैक करने और $4 बिलियन को उड़ाने का जो काम किया था, उसमें एक हमजा और उसका एक और पार्टनर अलेक्जेंडर पेनिन था। तो FBI एजेंट को अपनी जासूसी के दौरान ये सारी जानकारी मिली और इसके बाद वो हमजा से किसी तरह से एक दिन कहता है कि उसे स्पाई आई चाहिए। हमजा तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है, हम देंगे। अब FBI एजेंट को लग गया कि ये पूरा ऑपरेशन कामयाब है, लेकिन जिस दिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी की तारीख तय हुई थी, उस दिन हमजा पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि हमजा को कुछ शक हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अब FBI एजेंट के हाथ खाली, लेकिन अब उनके पास एक चेहरा था। अब उस चेहरे के जरिए FBI ने हमजा की पूरी कुंडली को खंगालना शुरू किया। जब कुंडली खंगाली तो पता चला
हमजा अल्जीरिया के टीजी ऊजो शहर का रहने वाला था। उसका जन्म 3 जून 1988 में इसी शहर में हुआ था और 2009 में जब उसने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा तब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। तो हमजा अल्जीरिया में पैदा हुआ। उसका दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। वो अच्छे घर से था। कॉलेज में इसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और ये कॉलेज के दिनों से ही कंप्यूटर का कीड़ा था। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करता था। इसी शौक को पूरा करने के लिए इसने पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम भी शुरू किया। जब इसकी उम्र सिर्फ 20 साल हुई तभी ये हैकिंग में उस्ताद हो गया और इसने छोटी मोटी हैकिंग करनी शुरू की। इसी दौरान उसी वक्त एक और शख्स था जो अल्जीरिया से बहुत दूर रूस में बैठा था और रूस में बैठे इस शख्स का भी जो दिमाग था वो हैकिंग की तरफ था। उस शख्स का नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। अलेक्जेंडर पेनिन की उम्र 25 साल थी और अब ये दोनों दुनिया के दो अलग अलग देशों में हैकिंग में लगे हुए हैं। और अलेक्जेंडर पेनिन ने ही इस स्पाई आई सॉफ्टवेयर की शुरुआत की थी। फिर उसे लगा कि इस स्पाई आई को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर उसे पता लगा हमजा के बारे में। फिर उसने हमजा को कांटेक्ट किया। इसके बाद हमजा ने इस स्पाई आई सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा एडवांस बनाया। तो इस स्पाई आई को पैदा करने वाले जो दो लोग, उसमें एक अलेक्जेंडर पेनिन और एक हमजा बेंदेलाज। तो रूस और अल्जीरिया के दो लड़के मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे वो किसी के भी कंप्यूटर में घुस जाए। अब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने के बाद लोगों के कंप्यूटर में वायरस के थ्रू अपनी एंट्री मारनी शुरू की। वो लोगों को एक ऐसी मेल भेजते कि जैसे ही लोग उस पर क्लिक करते इन दोनों की उस कंप्यूटर में एंट्री हो जाती और अब ये मीलों दूर बैठकर उस कंप्यूटर की सारी जानकारी और मूवमेंट को कंट्रोल करते। अब लोग जैसे ही लॉगिन करते तो ये दूर बैठे बैठे इस स्पाई आई ऐप के जरिए उनकी जानकारी को चुरा लेते। उसके बाद लोगों की लॉगिन आईडी, पासवर्ड, फिर उसके जरिए उनके बैंक के डिटेल, कार्ड के डिटेल, पिन नंबर, ये सारी जानकारी अब इनके पास आ जाती। लोगों का पूरा कंप्यूटर सिस्टम उस पर अब इनका कंट्रोल होता। तो एक बार वो इस स्पाई आई के थ्रू लोगों के कंप्यूटर में घुसते और उसकी सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते। जब सारी चीज़ें आ जाती, लॉगिन आईडी से लेकर पासवर्ड, यहाँ तक कि पिन भी, तो आखिर में वो लोगों के खाते को खाली कर देते और धीरे धीरे इस तरह से ये लोगों के अकाउंट को खाली करते गए। 3 साल में सिर्फ 2009 से 2012 के बीच में जब डेटा निकाला गया तो पता चला कि जो अमाउंट है वो $4 बिलियन के करीब है। तो इन दोनों ने लोगों के अकाउंट तो खाली किए ही, लेकिन साथ में इस स्पाई आई ऐप को ऑनलाइन डार्क नेट पर रशियन बेस्ड क्रिमिनल्स को बेचना भी शुरू कर दिया, जिसकी मदद से अब वो लोग भी लोगों के कंप्यूटर को हैक करके पैसे लूटने लगे। तो जॉर्जिया में जब केस दर्ज हुआ और उसके बाद एफबीआई ने जांच की, फिर हमजा के बारे में पता चला और फिर उसके जरिए पेनिन के बारे में पता चला। अब एफबीआई की टीम ने इंटरपोल को भी अलर्ट कर दिया था। अब इन दोनों की तलाश जोर शोर से शुरू हुई, लेकिन दोनों हाथ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमजा चूंकि एक हैकर था तो वो बहुत शातिर भी था। ये कभी भी अपना फ़ोन और सिम एक दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। हर दिन वो फ़ोन और सिम चेंज कर देता था, जिसकी वजह से रोज़ IMEI नंबर चेंज हो जाता और पुलिस उसे कभी भी ट्रेस ही नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि वो सैटेलाइट फ़ोन का भी इस्तेमाल करता था। इसके बाद अचानक 2013 में एक कामयाबी हाथ लगती है। 8 जनवरी 2013 को हमजा अपनी बीवी के साथ, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था। मलेशिया से उसे वापस कायरा जाना था। बीच में एक स्टॉपेज था थाईलैंड। तो जब ये थाईलैंड पहुंचता है और थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरता है, उसे एक दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी थी, लेकिन तभी चूंकि इंटरपोल के जरिए पूरी दुनिया की पुलिस को इसकी जानकारी शेयर की जा चुकी थी, तो जैसे ही इसका पासपोर्ट इमिग्रेशन में जाता है, इसका सारा डेटा सामने आ जाता है और वहाँ की पुलिस भी चौंक उठती है। इसके बाद वो अलर्ट हो जाते हैं और अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं और हमजा और उसकी वाइफ को रोक लिया जाता है। उसके बाद वो कंफर्म करते हैं कि ये वही हमजा है जो इंटरपोल वांटेड है और अमेरिका को चाहिए। जब पुलिस हमजा से पूछती है तो वो बहुत ही ईमानदारी से अपना पूरा नाम बताता है और कहता है कि हाँ, मैं वही हमजा बेंदलाज हूँ जिसको FBI पिछले 5 सालों से ढूंढ रही है। लेकिन वो कहता है कि मेरी वाइफ का इसमें कोई रोल नहीं है, मेरी वाइफ को आप जाने दीजिए।
हमजा अपनी गिरफ्तारी का कोई भी विरोध नहीं करता है, बल्कि वो लगातार मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि हाँ, मैं ही हूँ जिसकी आपको तलाश है, और इंटरपोल के जरिए जो वांटेड है वो सिर्फ हमजा है। तो पुलिस को भी लगता है कि लड़का बड़ा ही सीधा साधा सब कुछ सच सच बता रहा है और कोऑपरेट भी कर रहा है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी बीवी को जाने देते हैं। और पुलिस के पास कोई वजह भी नहीं थी उसकी बीवी को कस्टडी में रखने की, क्योंकि उन्हें सिर्फ हमजा की तलाश थी। उसके बाद उसकी बीवी उसी फ्लाइट से अपना अगला सफर तय करती है और कायरा पहुंच जाती है, लेकिन हमजा को वहीं रोक लिया जाता है। अब हमजा थाई पुलिस की कस्टडी में था। वो 8 जनवरी को स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। इसके बाद वहां कुछ दिन रखने के बाद अब थाईलैंड और यूएस के बीच में प्रत्यारोपण संधि है कि एक दूसरे मुल्क के मुजरिमों जिनकी उन्हें तलाश है उनको उस मुल्क के हवाले कर दिया जाता है, जैसे कि बहुत से देशों के बीच में नहीं होता है। और उस वक्त अल्जीरिया और अमेरिका के बीच में भी ऐसी कोई संधि नहीं थी। तो अब हमजा को थाईलैंड के कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद इंटरपोल के जरिए अमेरिका को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद अमेरिका से एफबीआई की टीम भागकर थाईलैंड पहुंचती है, क्योंकि बात एक ऐसे शख्स की थी जिसने 16 मिलियन कंप्यूटर को हैक किया और अमेरिका के करीब $4 बिलियन लोगों के लूट लिए और जिसकी उन्हें पिछले 5 सालों से तलाश थी। अब इतना बड़ा वांटेड शख्स पकड़ा गया था, तो एफबीआई की टीम बिना देरी किए थाईलैंड पहुंचती है। उसके बाद कोर्ट पहुंचती है और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद 2 मई 2013 को एफबीआई की टीम हमजा को लेकर थाईलैंड से अमेरिका एटलांटा पहुंचती है। एटलांटा में लाने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलना शुरू होता है। लगभग 2 साल तक उस पर मुकदमा चलता है और 26 जून 2015 को एटलांटा की कोर्ट ने हमजा को इन सारी ऑनलाइन ठगी के लिए गुनाहगार ठहराया और एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 217 बैंकों से लोगों के अकाउंट खाली करके लगभग $4 बिलियन इसने हैकिंग के जरिए चुराए। 217 बैंक, $4 बिलियन, रकम काफी बड़ी थी और जुर्म भी बड़ा। लेकिन इन फाइनेंशियल फ्रॉड, करप्शन और हैकिंग इसके लिए अमेरिका में डेथ पेनल्टी नहीं है, यानी कि मौत की सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज भी हम लोग खून, रेप, किडनैपिंग इन चीज़ों को हीनियस क्राइम मानते हैं और ये पैसों की धोखाधड़ी, लोगों को लूट लेना, $4 बिलियन उड़ा देना, इसको वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है और बहुत ज़्यादा हीनियस नहीं माना जाता है और इसके लिए मौत की सज़ा नहीं है। तो यही चीज़ें हमजा के काम आ गईं। कोर्ट ने 2015 में हमजा को उसके तमाम जुर्मों के लिए 15 साल की कैद की सज़ा सुनाई और करीब $1 मिलियन का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद हमजा को जेल भेज दिया जाता है। इस दौरान में अब पुलिस की टीम उसके साथी अलेक्जेंडर पेनिन की तलाश में रही। हमजा की गिरफ्तारी के 1 साल के बाद एफबीआई की टीम पेनिन को एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ लेती है। तो अब दोनों, जिन्होंने अमेरिका के 217 बैंकों के करीब लाखों लोगों के $4 बिलियन लूटे, वो दोनों अब पकड़े जा चुके थे। पेनिन को 9 साल कैद की सजा हुई थी, क्योंकि पेनिन ने अमेरिका को कम नुकसान पहुंचाया था। उसने बाकी देशों में ज़्यादा धोखाधड़ी की थी, लेकिन हमजा ने सारे घोटाले अमेरिका के बैंकों में ही किए थे, इसलिए उसको 15 साल की सजा हुई थी। अब दोनों जेल में हैं। इस दौरान में एक चीज़ होती है कि सोशल मीडिया पर हमजा के बारे में एक खबर आ गई और तस्वीर भी पोस्ट की गई कि हमजा को अमेरिका में फांसी दे दी गई है। इसके बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ी और हमजा को एक रॉबिन हुड की तरह पेश किया जाने लगा कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। बहुत सारी ऐसी खबरें गल्फ और मिडिल ईस्ट में आने लगी कि उसने बहुत सारी इजरायली बैंकों को भी हैक किया और उनको लूटा और उन लूटे हुए पैसों को फिलिस्तीन और अफ्रीकी देशों के मुस्लिम संगठन के लोगों को बहुत दान किया। तो अचानक ये अल्जीरिया में भी हीरो बन जाता है। इसके बाद अल्जीरिया में अमेरिकी एम्बेसडर ने एक ऐलान किया कि हमजा को फांसी नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसे क्राइम के लिए अमेरिका में फांसी की सजा देने का प्रावधान नहीं है। वो अब भी जेल में है और जिंदा है। पूछताछ के दौरान जब हमजा से पूछा गया कि तुमने इतने सारे पैसों का किया, तो उसने बताया कि मेरे 2 ही शौक हैं, एक बिजनेस और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना, जो कि मेरा एक सपना था, और दूसरा महंगी से महंगी जगहों पर रहना जिनका किराया बहुत ज़्यादा हो, और अच्छी लाइफ स्टाइल जीना। और इसके लिए ही मैं ये सारी हैकिंग करता था
मैं हैक तो करोड़ों कंप्यूटर को करके रखता था, लेकिन मुझे जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं एक क्लिक करके उतने पैसे ट्रांसफ़र कर लेता था जितनी मुझे पेमेंट करनी होती थी, और मैंने सारा पैसा इसी में उड़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको क्राइम की कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारी मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।